आज की हमारी चर्चा दक्षिण एशिया के एक ऐसे मोड़ पर है जहां उम्मीद और धोखा मतलब एक साथ चल रहे थे। साल था 1998-99। सोचिए, दो पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान अचानक परमाणु शक्ति बन जाते हैं। हाँ, पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई थी। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लग रहे हैं और तभी एक ऐतिहासिक शांति की पहल होती है। एक बस लाहौर जाती है, लेकिन क्या जो सामने दिख रहा था वही पूरा सच था? यही सबसे बड़ा सवाल है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, वे उस समय के एक बहुत वरिष्ठ भारतीय सैन्य अधिकारी के संस्मरण हैं और इन्हीं के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ही वक्त पर एक ही जगह दोस्ती की बातें और जंग की तैयारियां साथ साथ चल रही थीं। और यही इस पूरे घटनाक्रम को इतना दिलचस्प बनाता है। ये जो विरोधाभास है कि एक तरफ प्रधानमंत्री दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं की सेना के विरोधी हिमालय की बर्फीली चोटियों पर एक गुप्त युद्ध की योजना बना रहे थे। तो आज हम इन्हीं दो समानांतर चल रही हकीकतों की परतें खोलने वाले हैं। हाँ, हम देखेंगे कि मई 1998 के परमाणु परीक्षणों ने इस खेल के नियम कैसे हमेशा के लिए बदल दिए और क्यों लाहौर घोषणा पत्र जैसी बड़ी शांति पहल के बावजूद जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। मतलब ये समझने की कोशिश की राजनीतिक उम्मीदों और सैन्य वास्तविकताओं के बीच की खाई कितनी गहरी हो सकती है। बिल्कुल। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं। इसकी शुरुआत होती है मई 1998 से। भारत में नई सरकार बनती है और 11 और 13 मई को परमाणु परीक्षण करके मतलब पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। जाहिर है, इसके ठीक 15 दिन बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण कर दिए। हाँ, और दोनों देशों में अपनी अपनी सरकारों के लिए जबरदस्त समर्थन था, लेकिन दुनिया भर से आलोचना और प्रतिबंधों की बौछार हो गई। सही है। अब यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। लेखक, जो उस समय एक शीर्ष सैन्य कमांडर थे, वो अपने संस्मरण में बताते हैं कि अक्टूबर 1998 में उन्हें एक आकलन पेश किया। हाँ, दुनिया तो बड़े बड़े परमाणु बमों पर बात कर रही थी, लेकिन वो किसी और ही खतरे की तरफ इशारा कर रहे थे। हाँ, उनका आकलन बहुत जमीन से जुड़ा हुआ था। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान का जो उभार है वो भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा खतरा है। अच्छा। और उनकी खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अगले 1 साल के अंदर करीब 2000 तालिबानी लड़ाकों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की फिराक में है। 2000? जी। और उनका सबसे बड़ा तर्क ये था कि पाकिस्तान अपनी नई नई परमाणु ताकत को कश्मीर में अपनी रणनीति से सीधे तौर पर जोड़कर देख रहा था। एक मिनट, इस बात को थोड़ा और समझाइए। मतलब पाकिस्तान के लिए परमाणु बम सिर्फ बचाव का एक हथियार नहीं था, बल्कि कश्मीर में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध को और तेजी से चलाने का एक तरह का कवर था। बिल्कुल यही। इसे न्यूक्लियर ओवरहैंग या परमाणु छत्र छाया कहते हैं। सोच ये थी कि अब जब दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं, तो कोई भी एक बड़ा पारंपरिक युद्ध करने से बचेगा, क्योंकि उसका नतीजा भयानक हो सकता है। हाँ, और इसी सुरक्षा के भरोसे पाकिस्तान को लगा कि वो कश्मीर में घुसपैठ और आतंकवाद जैसी कार्रवाइयों को बढ़ा सकता है, ये मानकर कि भारत का जवाब एक सीमा से आगे नहीं जाएगा। लेखक बताते हैं कि उस समय नियंत्रण रेखा यानी LOC पर गोलीबारी बहुत बढ़ गई थी। घुसपैठियों के पास पहले से ज्यादा आधुनिक हथियार आ गए थे। ये सब उस बड़ी रणनीति का हिस्सा था। तो एक तरफ परमाणु हथियारों से तनाव बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ इसी तनाव ने शायद बातचीत के दरवाजे भी खोले। हो सकता है। दोनों देशों को ये एहसास हुआ कि अब एक पूर्ण युद्ध का जोखिम नहीं लिया जा सकता, और इसी माहौल में हमें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की वो ऐतिहासिक बस यात्रा देखने को मिलती है। फरवरी 1999, लाहौर घोषणा पत्र। हाँ, जिस पर हस्ताक्षर होते हैं। दोनों देश संघर्ष से बचने और शिमला समझौते को पूरी तरह लागू करने पर सहमत होते हैं। ये उस समय एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण थी। निश्चित रूप से। और इस घोषणा पत्र के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU भी था, जिसमें परमाणु हथियारों से जुड़े जोखिमों को कम करने और आपसी विश्वास बढ़ाने के उपायों पर जोर दिया गया था। लेकिन लेखक यहाँ एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण बात का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि भारतीय सेना ने सरकार को सिफारिश की थी कि घोषणा पत्र के मसौदे में सीमा पार आतंकवाद जैसे स्पष्ट शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। रुकिए, ये तो बहुत अहम जानकारी है। तो क्या ऐसा किया गया? नहीं। जब अंतिम दस्तावेज सामने आया तो उसमें इसकी जगह बहुत ही सामान्य और क्या कहते हैं कूटनीतिक भाषा का इस्तेमाल किया गया। जैसे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना और आतंकवाद के सब रूपों की निंदा करना।
तो इसका मतलब ये हुआ कि कूटनीतिक स्तर पर आतंकवाद जैसे सीधे शब्द को लेकर एक झिझक थी, जबकि सेना जमीनी हकीकत देख रही थी। क्या ये उस खाई का पहला संकेत था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? हाँ, आप इसे उस खाई का पहला बड़ा संकेत कह सकते हैं। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं था। ये दिखाता है कि दोनों तरफ प्राथमिकताएं कितनी अलग थीं। राजनीतिक नेतृत्व दुनिया को एक बड़ा सकारात्मक संदेश देना चाहता था, जो जरूरी भी था, लेकिन सेना की नजर जमीन पर हो रही हर छोटी बड़ी हरकत पर थी। और उनके लिए ये शब्दावली बहुत मायने रखती थी। बिल्कुल। और ये खाई सिर्फ शब्दों तक ही सीमित नहीं थी, ये तो बहुत गहरी थी। जैसा कि इस संस्मरण से पता चलता है, जिस वक्त लाहौर में शांति के दस्तावेजों पर दस्तखत हो रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी सेना की तरफ से पहाड़ों में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी, ऑपरेशन बद्र के नाम से। हाँ, ऑपरेशन बद्र, कारगिल युद्ध की सैन्य योजना का कोड नेम। लेखक एक बहुत ही चौंकाने वाला किस्सा बताते हैं। बताइए। जब प्रधानमंत्री वाजपेयी बस से लाहौर पहुंचे तो पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ वो उनसे मिलने में भी झिझक रहे थे। बड़ी मुश्किल से वहां आए। अच्छा। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि लाहौर घोषणा पर दस्तखत होने के ठीक बाद जनरल मुशर्रफ ने हेलीकॉप्टर से नियंत्रण रेखा को पार किया। क्या? हाँ, और जमीन पर ऑपरेशन बद्र में शामिल अपने सैनिकों से जाकर मुलाकात की। ये तो यकीन करना मुश्किल है। मतलब एक ही वक्त पर एक ही सरकार के दो हिस्से बिल्कुल उल्टी दिशा में काम कर रहे थे। यही तो बात है। स्रोत इस बारे में क्या कहता है? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इसकी कोई भनक थी? ये $1 मिलियन का सवाल है। लेखक का मानना है, और बाद में कई और विश्लेषकों ने भी ये कहा, कि सेना ने इस ऑपरेशन की पूरी जानकारी और इसके जो संभावित नतीजे थे उन्हें अपने राजनीतिक आकाओं के साथ ठीक से साझा नहीं किया था। उन्हें शायद एक सीमित कामयाब ऑपरेशन की तस्वीर दिखाई गई थी। अच्छा। हमें यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान में प्रॉक्सी वॉर कोई नई चीज नहीं थी। ये 1980 के दशक के अंत से ही चल रहा था। हाँ, आईएसआई कश्मीरी युवाओं को ट्रेनिंग दे रही थी, हथियार दे रही थी। बिल्कुल। लेकिन 1996 के बाद जब घाटी में हालात कुछ सुधरे तो आईएसआई ने विदेशी जिहादी भाड़े के सैनिकों पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। ऑपरेशन बद्र इसी रणनीति का अगला और कहीं ज्यादा दुस्साहसी कदम था। तो एक तरफ शांति का समझौता हुआ और दूसरी तरफ जमीन पर इसका असर बिल्कुल उल्टा दिखने लगा। हाँ, बिल्कुल उल्टा। जिस दिन लाहौर घोषणा पर दस्तखत हुए उसी दिन लाहौर की सड़कों पर जिहादी संगठन वाजपेयी की यात्रा के खिलाफ दंगे कर रहे थे। और कश्मीर में तो जैसे हिंसा की बाढ़ आ गई। लेखक फरवरी से अप्रैल 1999 के बीच हुई कई घटनाओं का जिक्र करते हैं। हाँ, वो सूची काफी परेशान करने वाली है। 20 फरवरी को राजौरी में एक शादी समारोह में घुसकर 7 हिंदू नागरिकों की हत्या कर दी गई। एक शादी में? हाँ। फिर 27 फरवरी को कुपवाड़ा में 5 पुलिसकर्मियों को अगवा करके मार दिया गया। 28 मार्च को पुंछ में एक घर में घुसकर 3 लड़कों की हत्या हुई और 20 अप्रैल को राजौरी के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बम धमाका हुआ। ये सब उस ऐतिहासिक शांति समझौते के तुरंत बाद हो रहा था। जी, जिससे इतनी उम्मीद लगाई गई थी। जाहिर है दिल्ली में भी चिंता बढ़ रही होगी। क्या भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया हुई थी? लेखक बताते हैं कि प्रधानमंत्री वाजपेयी ने अपने एक मध्यस्थ के जरिए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ तक ये संदेश पहुंचाया। क्या संदेश था? कि घुसपैठ में कोई कमी नहीं आई है और जमीनी हालात जस के तस हैं। जवाब में शरीफ ने वही पुराना कूटनीतिक जवाब दिया कि वे स्थिति को ठीक करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे। एक तरह से टाल दिया। हाँ, लेकिन भारतीय सेना का आकलन बिल्कुल अलग और दो टूक था। हमारे सैन्य संचालन महानिदेशालय यानी डीजीएमओ ने साफ साफ कहा, जमीनी हालात में कोई बदलाव नहीं है, और बल्कि पाकिस्तान की आंतरिक मजबूरियों के कारण निकट भविष्य में प्रॉक्सी वॉर में तेजी आने की ही आशंका है। वाह, मतलब ये राजनीतिक आशावाद और सैन्य यथार्थवाद का सीधा टकराव था। बिल्कुल सीधा टकराव। तो सेना तो बिल्कुल साफ कह रही थी कि कुछ नहीं बदला, बल्कि हालात और बिगड़ सकते हैं। अप्रैल 1999 में लेखक अपने कमांडरों को संबोधित करते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं, जो सीधे तौर पर परमाणु हथियारों से जुड़ी है। हाँ, वे कहते हैं कि परमाणु क्षमता ने एक पूर्ण युद्ध की संभावना को तो कम कर दिया है, लेकिन इसने निम्न तीव्रता वाले संघर्षों यानी लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स के खतरे को बढ़ा दिया है। इसी बात को थोड़ा और खोलते हैं। परमाणु हथियार होने से छोटे युद्ध का खतरा बढ़ कैसे जाता है? आमतौर पर तो लगता है कि इससे शांति होनी चाहिए, क्योंकि दोनों पक्ष डरेंगे। ये एक बहुत अच्छा सवाल है। जैसा हमने पहले न्यूक्लियर ओवरहैंग की बात की, ये उसी से जुड़ा है। अच्छा। क्योंकि दोनों पक्षों को पता है कि वे एक बड़े पारंपरिक युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकते,
वो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। सही बात है। इसी सुरक्षा के भरोसे एक पक्ष प्रॉक्सी वॉर, सीमित घुसपैठ या आतंकवादी हमलों जैसे छोटे कदम उठाने का दुस्साहस कर सकता है। वो ये सोचकर ऐसा करता है कि दूसरा पक्ष जवाबी कार्रवाई को एक हद से आगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि उसे भी बड़े युद्ध का डर है। बिल्कुल, लेखक यही कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी वॉर भारत की बड़ी पारंपरिक सेना को बेअसर करने का एक कम लागत वाला और असरदार तरीका है, और परमाणु हथियार हासिल करने के बाद ये तरीका उनके लिए और भी सुरक्षित हो गया है। तो लेखक असल में ये चेतावनी दे रहे थे कि हमें इस न्यूक्लियर ओवरहैंग के नीचे लड़े जाने वाले इन छोटे मोटे लेकिन बेहद खतरनाक संघर्षों के लिए तैयार रहना होगा। हाँ, उन्होंने कहा भी था कि हमें निम्न तीव्रता वाले संघर्ष और परमाणु युद्ध के बीच के सीमित स्थान का उपयोग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल, और अंत में ये सब एक बड़ी तस्वीर पेश करता है। राजनीतिक स्तर पर लाहौर घोषणा एक दीर्घकालिक और जरूरी कदम था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जमीन पर सैन्य रणनीति एक अलग ही दिशा में जा रही थी। एक तरह का राजनीतिक आशावाद का माहौल बन गया था, और लेखक को डर था कि इस वजह से कहीं हम जरूरत से ज्यादा बेफिक्र ना हो जाएं। इसीलिए उन्होंने 2 मई 1999 को एक सार्वजनिक साक्षात्कार में भी ये कह दिया था कि लाहौर घोषणा से कश्मीर में जमीनी हालात नहीं बदले हैं। और इसी तनाव भरे माहौल के बीच इस संस्मरण का ये हिस्सा एक बहुत ही नाटकीय नोट पर खत्म होता है। हाँ, बहुत नाटकीय। ये सब चल रहा है, सेना चेतावनी दे रही है, हिंसा बढ़ रही है, लेकिन कारगिल सेक्टर में जहां अभी अभी बर्फ पिघलनी शुरू हुई थी, वहां पाकिस्तानी घुसपैठ का किसी को कोई ठोस अंदाजा नहीं है। किसी को नहीं। और 10 मई 1999 को लेखक, जो भारतीय सेना के इतने बड़े कमांडर हैं, पोलैंड और चेक गणराज्य की एक हफ्ते की आधिकारिक यात्रा पर चले जाते हैं। आप सोचिए, उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी पीठ पीछे हिमालय की बर्फीली चोटियों पर भारत के खिलाफ एक पूरा युद्ध शुरू हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक ही समय में एक ही जगह 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां चल रही थीं। हाँ। एक कहानी दोस्ती और शांति की थी, जो लाहौर की बस में लिखी जा रही थी, और दूसरी कहानी धोखे और युद्ध की थी, जो हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चुपचाप आकार ले रही थी। और ये हमें आज भी सोचने पे मजबूर करता है, कैसे किसी देश के भीतर 2 समानांतर वास्तविकताएं एक साथ मौजूद हो सकती हैं, एक उच्च स्तरीय कूटनीति की और दूसरी गुप्त सैन्य योजनाओं की। सही है। और ये शांति स्थापित करने की प्रक्रिया की जटिलताओं के बारे में क्या बताता है, खासकर तब जब किसी राष्ट्र के भीतर अलग अलग शक्ति केंद्रों के एजेंडे एक दूसरे से टकराते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब उस दौर में भी उतना ही जरूरी था और शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।